तो नमस्कार, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आइए आज हम पढ़ेंगे मैथ का पेडागोजी सेक्शन। बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है सेशन, तो आप लोग जरूर देखिए। यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन 100% गारंटी के साथ फंस ही जाएगा। तो आइए हम प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर 1 है, एक सम संख्या और एक विषम संख्या का अंतर एक सम संख्या हो सकता है। बी कह रहा है, दो विषम संख्या और एक सम संख्या का योगफल एक सम संख्या है। सी कह रहा है, तीन विषम संख्याओं का योगफल एक सम संख्या है। और डी कह रहा है, तीन विषम संख्याओं का गुणनफल एक सम संख्या है। तो देखिए हम हल करते हैं। कह रहा है कि एक सम संख्या और विषम संख्या का अंतर, कह रहा है कि सम होगा, ठीक ना। तो आइए हल करके देखते हैं। मान लीजिए हम विषम संख्या ले लेते हैं 5 और सम संख्या 2 ले रहे हैं, ठीक ना। तो जब 2 ले रहे हैं तो घटाएंगे तो ये 3 आ जाएगा। तो 3 क्या है? सम है कि विषम? विषम है, तो यहाँ पर सम कह रहा है तो इसलिए गलत हो जाएगा। दूसरा है, दो विषम संख्या और एक सम संख्या का योगफल एक सम संख्या है। तो इसको देख लेते हैं। दो सम संख्या विषम संख्या ले लेते हैं। एक मान लीजिए 5 ले लेते हैं और एक 3। और क्या कह रहा है कि और एक सम संख्या ले लेते हैं 2, ठीक ना। तो इसका योगफल करा कि एक सम संख्या होगा। तो 5 3 8 8 2 10, ये मतलब इसका मतलब है कि सही है, ठीक ना। तो 10 क्या है? सम संख्या है, तो ये बात सही है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देख लेंगे। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है 62 51 और 65 21 और 56 21 में 5 के स्थानीय मानों का योगफल है। तो देखते हैं। कह रहा है कि 62 51 में 5 का स्थानीय मान क्या होगा। देखिए 62 51 में 5 कौन से नंबर पर है? दूसरे नंबर पर। तो 5 लिख के उसके बाद कितनी संख्या है? एक संख्या है, तो 1 0, ठीक ना। फिर कह रहा है 65 21 में 5 का स्थानीय मान कितना है? 5 लिखेंगे, उसके बाद कितना जीरो है? 2 0 होगा, क्योंकि दो संख्या है पीछे। और फिर 56 21 में कितनी संख्या है 5 के पीछे? 3। तो 3 0 कर देंगे और 5 लिख देंगे। अब जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 5 55 50। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 55 50। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, एक शिक्षक गणित के संप्रत्ययों को सिखाते हुए खोज परख उपागम का प्रयोग करती है, शिक्षार्थियों की व्यवहारिक क्षमताओं का उपयोग करती है और उन्हें चर्चा में शामिल करती है। वह इस युक्ति का प्रयोग किस लिए करती है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 है, विद्यार्थियों में व्यवहारिक क्षमताओं के विकास के लिए। बी कह रहा है, एक निश्चित प्रकार की सोच व तार्किक विकसित करने के लिए। सी है, गणित शिक्षण के संक्रिय उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। और डी है, गणित शिक्षण के उच्चतर उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। तो देखिए इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विद्यार्थियों में व्यवहारिक क्षमताओं के विकास के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, एक शिक्षिका कक्षा 5 की शैलजा से एक आकृति के परिमाप के बारे में पूछती है। ऑप्शन नंबर 1, देखिए पूछती है कि वह शैलजा से उसके हल को अपने शब्दों में बताने के लिए भी कहती है। शैलजा समस्या का सही हल करने में सक्षम थी, परंतु उसकी व्याख्या करने में असक्षम है, ठीक ना। तो शैलजा निम्न विशेषता प्रदर्शित करेगी। देखते हैं, आइए। ऑप्शन नंबर ए, परिमाप में संप्रत्यय की कम समझ परंतु अच्छी मौखिक योग्यता। बी है, निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता और निम्न स्तरीय गणितीय प्रवीणता। सी है, निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता और उच्च स्तरीय गणितीय प्रवीणता। और डी है, कम आत्मविश्वास स्तर तथा कम गणितीय कौशल। तो देखिए इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता हो रही है, क्योंकि वो भाषा समझ नहीं पा रही है, ठीक ना। भाषा अपनी भाषा में बोल नहीं पा रही है, बता नहीं पा रही है, लेकिन वह उसको ये पता है गणितीय प्रवृत्ति, मतलब गणित को समझ रही है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 5। 5 है, गणित की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास समय
को समावेशित करने का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर 1 है दैनिक जीवन चर्या में बदलाव करना, बी है समय का बेहतर सदुपयोग सुनिश्चित करना, और सी है विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना, और डी है विद्यार्थियों को आनंद व मस्ती प्रदान करना। तो देखिए इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, समय का बेहतर सदुपयोग सुनिश्चित करना। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। एक बच्चा जिस अवस्था में सभी संख्या संबंधित संक्रियाओं को करने में सक्षम है तथा भिन्नों के संप्रत्यय की व्याख्या करने में असक्षम है वह अवस्था है। ऑप्शन नंबर 1 संक्रियात्मक अवस्था, बी है प्रारंभिक अवस्था, सी है परिणात्मक अवस्था, और डी है विभाजनात्मक अवस्था। तो देखिए ये कह रहा है कि एक बच्चा है वह कौन सी अवस्था, जिस अवस्था में वह संक्रियाओं को सक्षम बना सकता है, तो उसमें क्या है कि संप्रत्यय की व्याख्या करने में क्या वह है असक्षम है। ठीक ना, तो इसका मतलब है कि वह कौन सी अवस्था में होगा, तो संक्रियात्मक अवस्था में होगा। ठीक ना, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, ये प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। एक अध्यापिका अपनी कक्षा में गुणा को बार बार किए जाने वाले जोड़ के रूप में बता रही है। उसके बाद समान संख्या की वस्तुओं का समूहन कर गुणा के रूप में बताती है। तत्पश्चात वह करे कि चिन्ह से परिचित कराती है तथा अंत में गुणनफल पता करने के लिए आड़ी तिरछी रेखाओं अथवा माचिस की तिल्लियों की सहायता से एक छोटा क्रियाकलाप कराती है। यह अध्यापिका कर रही है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 कक्षा को आनंददायी कराने के लिए तरह तरह की प्रस्तुतिकरण, बी कह रहा है मूर्त से अमूर्त संप्रत्यय की ओर के रूप में एक पाठ का विकास। तो देखिए ये मूर्त से अमूर्त की ओर जा रही है, बात तो सही है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, आकांक्षा गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है। गणित की अच्छी अध्यापिका के लिए आवश्यक है कि उसके पास ऑप्शन नंबर 1 गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए अवधारणात्मक ज्ञान, समझ और योग्यता होनी चाहिए। बी कह रहा है संख्या पद्धति, बीजगणित तथा ज्यामिति का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। सी कह रहा है बिना समय गवाए या लगाए समस्याओं या सवालों को हल करने की योग्यता होनी चाहिए, और डी है अच्छा संप्रेषण कौशल तथा बंद अंत वाले प्रश्नों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। तो देखिए इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गणितीय विषय वस्तु का वास्तविक दैनिक जीवन, जब ये समझ लीजिए जब वास्तविक जीवन या दैनिक जीवन से बात आ जाए तो वो क्वेश्चन 100% ऑप्शन सही होने का चांस होता है। ठीक ना, अगर बीच में कोई नकारात्मक वर्ड ना हो तब। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 9 है कक्षा में गणितीय मनोरंजन, क्रियाकलाप तथा चुनौतीपूर्ण ज्यामिति पहेलियाँ संबंधित क्रियाकलाप महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 वे विद्यार्थियों को उनकी गणित कक्षा की एक रूपता तथा दैनिक चर्या के कारण होने वाली ऊब से बाहर लाते हैं। बी कह रहा है, देखिए ऊब वाली बात आ गई तो नकारात्मक है, गलत हो गया। ठीक ना, बी कह रहा है वे प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को उचित अवसर प्रदान करते हैं। सी कह रहा है वे प्रत्येक शिक्षार्थियों की स्थानिक व विश्लेषणात्मक योग्यता के संवर्धन में सहायक है, और डी है वे गणित में कम सफल है विद्यार्थियों तथा मंद गतिबुद्धि से सीखने वाले शिक्षार्थियों में रुचि उत्पन्न करने में सहायक है। कह रहे हैं कि वो गणित में कम सफल विद्यार्थी है और मंद बुद्धि बच्चा है, सीखने में उसको क्या हो रही है, कठिनाई हो रही है, उसको सहायता करने में क्या सहायता देना जरूरी है। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 10। वैदिक गणित आजकल विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है। इनका प्रयोग निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध या संवर्धन में होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है विद्यार्थियों की गणित में समस्या समाधान कौशल, बी है विद्यार्थियों की गणित में एकाग्रता, और सी है गणित में गणना के कौशल तथा गति, और डी है विद्यार्थियों की
गणित में परिकलन प्रक्रिया की समझ। तो देखिए इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, गणित में गणना के कौशल तथा गति। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। 11 है, प्राथमिक अवस्था में गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में अंतर्निहित है। ऑप्शन नंबर ए सामान्य त्रुटियों को पहचानना, बी है क्रिया प्रणाली के ज्ञान और विश्लेषणात्मक प्रतिभाओं की परीक्षा, सी है विद्यार्थियों के ग्रेड या श्रेणी और रैंक स्थिति, और डी है अधिगम में असंगति और शिक्षण में कमियों को पहचानना। तो देखिए इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, अधिगम में असंगति और शिक्षण की कमियों को पहचानना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो देखिए ऑप्शन नंबर एक है बच्चों या बच्चे के संदर्भ में गणित का वर्णन करना, बी है समस्या समाधान के कौशल को बढ़ावा देना, और सी कह रहा है गणित में उच्च स्तर पढ़ाई की तैयारी करना, और डी है बच्चे की सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप में देना। तो देखिए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, एनसीएफ राष्ट्रीय रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 है बच्चे के संदर्भ में गणित का वर्णन करना, बी है समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाना, और सी है गणित में उच्चतर पढ़ाई की तैयारी करना, और डी है बच्चे की सोच प्रक्रिया को गणितीय रूप देना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गणित में उच्चतर पढ़ाई की तैयारी कराना। यह ऑप्शन नहीं होता है, ठीक ना। तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, या नहीं पूछा है इसलिए, ठीक। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे, प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर 1 है संकल्पनाओं को जटिल से सरल रूप में प्रदर्शित किया जाना चाहिए, बी है संकल्पनाओं को पूर्णतः श्रेणीबद्धता में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, सी है संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए, और डी है संकल्पनाओं का उच्चतर कक्षाओं से संबंध जोड़ा जाना चाहिए। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 14, ज्यामितीय समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी क्रम सही है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा, हम सिर्फ आंसर बता दे रहे हैं, मानसिक चित्रण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन और औपचारिक निगमन। ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जा रहा है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 15 देखते हैं, लास्ट और अंतिम क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करते हुए चलिए आप शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर 1, स्थानीय मान सिखाते समय शून्य परिचय दिया जाना चाहिए, बी कह रहा है कि पढ़ाई जाने वाली प्रथम संख्या शून्य होनी चाहिए, सी कह रहा है बच्चों में संख्या ज्ञान विकसित होने के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए, और डी है संख्या 9 के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बच्चों में संख्या ज्ञान विकसित होने के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए अब यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।